स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ एंड सर्किट एनालिसिस। यानी कि हमारे पास कोई भी सर्किट होता है तो हम ये देखेंगे कि उसके अंदर जो ओम्स लॉ है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ओम्स लॉ से क्या मुराद है। जॉर्ज साइमन ओम एक फिजिसिस्ट था जिसने ये बताया कि हमारे पास किसी भी पॉइंट से अगर करंट पास हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से पास हो रहे हैं, तो हम ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से हमारे पास जो करंट है वो वजूद में आता है। तो ओम ने हमें ये बताया कि किसी भी फॉर एग्जांपल अगर हम वायर ले लेते हैं, ठीक है, और इसका एक जो एंड है उसे मैं डिनोट करती हूँ ए से और दूसरा एंड को कहती हूँ बी, ठीक है। यानी कि ए बी जो है ये हमारे पास एक वायर है और इसमें से हमारे पास करंट पास हो रहा है। तो ओम ने हमें ये बताया कि किसी भी ऐसे जगह से या पॉइंट से हमारे पास करंट तब पास होगा कि जब उसके जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके अक्रॉस कोई पोटेंशियल मौजूद होगा। पोटेंशियल यानी कि हमारे पास V मौजूद होगा। पोटेंशियल से मुराद ये है कि कोई भी हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान में एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कह देती हूँ कि जो मेरे पास पॉइंट ए है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है, और जो मेरे पास पॉइंट बी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो दैट मीन्स कि जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट ए की तरफ हैं वो यहाँ पे बाकी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपेल होंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले ही मैंने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है। जब वो रिपेल होंगे तो वो ट्रेवल करेंगे फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, क्योंकि बी पॉइंट की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो वो अट्रैक्ट होंगे पॉइंट बी की तरफ, यूँ हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो है हमारे पास करंट वजूद में आएगा। तो ओम ने यही बताया कि दो पॉइंट्स के दरम्यान में हमारे पास करंट तभी वजूद में आ सकता है कि जब हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद हो। तो उसने मैथमेटिकली इसको इस तरह से डिराइव किया कि उसने कहा कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का हम लोग रिलेशन हटाते हैं तो हमारे पास आता है पोटेंशियल इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। यानी कि आई आर हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी मौजूद है जो कि हमने डिनोट किए है आर से, ठीक है। ये जो आर है ये रेजिस्टेंस है उन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इस वायर के मटेरियल के हैं, और वो एक रुकावट पैदा कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स के पास होने में, क्योंकि जब ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स और एटम से टकराएंगे तो ऑब्वियस बात है इनकी मोशन रुकेगी, इनकी मूवमेंट रुकेगी। तो एक रेजिस्टेंस, एक रुकावट ये महसूस करेंगे अपने पास होने में। तो ये तो हमारे पास आ गया ओम्स लॉ, ठीक है। तो हमने डिस्कस क्या करना है, हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास कोई भी सर्किट है जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं, यानी कि कोई भी ऐसी डिवाइसेस हैं जो करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करती हैं, ठीक है, कोई ना कोई रुकावट या रेजिस्टेंस शो कर रही हैं वो। तो हमने ये देखना है कि वहाँ पे ओम्स लॉ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि वहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है। अगर किसी सर्किट में हमारे पास बैटरी अटैच हुई हुई है तो हमने ये देखना है कि उस बैटरी के अंदर हमारे पास कितना पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है, हमने ये भी देखना है। और वो हम कैसे देख सकते हैं, वहाँ पे ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम ओम्स लॉ को इन सर्किट में कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने पास जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ताकि उस प्रॉब्लम के थ्रू हम देख सकेंगे कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के सर्किट्स हैं उनमें हम ओम्स लॉ यूज़ करते हुए कैसे जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम आपके सामने शो किया है जिसमें मेरे पास मौजूद है कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस 12 ओम ईच एज शोन इन फिगर। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक सर्किट डायग्राम मौजूद है जिसमें 5 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, R1, R2, R3, R4 और R5। और ये हमें बताया क्या है कि पांचों की पांचों 12 ओम्स की हैं, ठीक है। आगे हमें कहा गया है 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस AD, यानी कि ये AD जो पॉइंट है, AD हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान में हमारे पास ये सारी की सारी रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं। तो हमें ये कहा गया है कि AD के साथ एक बैटरी अटैच्ड है और जिसके जो हमारे पास पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट्स है। तो हमें ये कहा गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन पॉइंट्स AD, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट्स A और D है इनके दरमियान में जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। यानी कि हमने ये देखना है कि इस पूरे सर्किट में जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी है। और आगे हमें कहा गया है कि हमने फाइंड
एक और भी चीज करनी है, वो क्या करनी है, एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी कि हमने फाइंड करनी होगी I1, I2, I3, I4 एंड I5। तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमने क्या क्या फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है इक्वल रेजिस्टेंस, जिसे हम कह देते हैं कि वो है R, ठीक है। और हमने क्या क्या फाइंड करना है, हमने करना है I1, I2, I3, I4 एंड I5, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखें पॉइंट्स ए डी के दरम्यान में जो हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं वो आपस में कैसे अटैच्ड हैं। हम ये देख सकते हैं कि देखें R1 और R4 जो हैं वो हमारे पास सीरीज में अटैच्ड हैं, यानी कि हमारे पास अगर इन दोनों की इक्विवेलेंट हमने निकालनी हो रेजिस्टेंस तो वो कैसे आएगी, उसे मैं डिनोट कर देती हूँ R14 से। तो मेरे पास R14 इक्वल आ जाएगा R1 प्लस R4, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास रेजिस्टेंसेस हमारे पास सीरीज में होती हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं वो सिंपली उन्हें ऐड करने से निकालते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो R3 और R5 हैं वो भी हमारे पास सीरीज में है, तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं कह देती हूँ कि R35 वो इक्वल हो जाएगी R3 प्लस R5 के, ठीक है। तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं अगर कहती हूँ R, तो उसको मैं लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय R इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R14 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R35। अब देखिए ये मैंने लिखा कैसे है, कि इस रेजिस्टेंस को मैंने कैसे लिखा है इनकी टर्म्स में, कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि AD के अक्रॉस जो हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं R1 R4, वो मैंने आपको बताया कि वो दोनों तो सीरीज में आपस में लगी हुई हैं, लेकिन अब हमारे पास R14 और R35 R2 कैसे हमारे पास पैरेलल में, कि देखें यहाँ पे इन तीनों को मैं ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, पॉइंट A और D के दरमियान में, ठीक है। तो मेरे पास जो ये तीनों रेजिस्टेंसेज हैं चूंकि पैरेलल में हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास है R14, यहाँ पे R35 और यहाँ पे R2, तो ये तीनों चूंकि पैरेलल में हैं तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो इन तीनों के रेसिप्रोकल्स के सम के बाद मेरे पास आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि अगर हम R14 निकालें तो मेरे पास था R1 प्लस R4, चूंकि ये दोनों हमें पता है कि दोनों 12 ओम और 12 ओम के हैं, तो हम ऐड करेंगे इन दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा 24 ओम, ठीक है। इसी तरह से R35 मैंने बताया था R3 और R5 का एडिशन है, तो वो आ जाएगा 12 ओम प्लस 12 ओम, तो मेरे पास आ रहा है ये 24 ओम। दैट मीन्स कि मैं अगर इस रिलेशन में इन दोनों की वैल्यूज डालूं तो मेरे पास 1/R2 आ जाएगा, 1/R2 की जगह मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 12 ओम, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय R14 की वैल्यू आई थी 24 ओम्स और 35 की वैल्यू आई थी मेरे पास 24 ओम। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो 1/R की वैल्यू आती है, ठीक है, वो आती है मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 24 ओम्स। दैट मीन्स कि जब मैं R की वैल्यू सिंपली निकालूं तो मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम, ठीक है। ये मेरे पास टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई जो कि इस पूरे सर्किट में मौजूद है। अब हमने फाइंड करना था I1, I2, I3, I4 और I5। अब हम ये देख सकते हैं कि चूंकि हमारे पास R1 और R4 ये दोनों सीरीज में, इसीलिए इन दोनों के अक्रॉस जो करंट पास होगा हमारे पास वो सेम पास होगा, ठीक है। और इसी तरह से R3 और R5 के अक्रॉस जो हमारे पास करंट पास होगा वो भी सेम होगा, इसलिए हमने सिर्फ 3 करंट मालूम करने हैं तो हमें पांचों करंट्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम इस तरह करते हैं कि एक करंट निकालेंगे I1 और I4 के अक्रॉस, एक निकालेंगे R3 और R5 के अक्रॉस, और एक निकालेंगे हम R2 के अक्रॉस। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरे पास I14 है, ठीक है, I14 वो कैसे आएगा, वो आएगा V14 डिवाइडेड बाय R14 के। अब देखिए V14 कैसे आएगा, अब हम ये भी देख सकते हैं चूंकि हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंसेस यानी कि R14, R2 और R35 ये पैरेलल में हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टेंसेस होती हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल है वो सेम होगा। दैट मीन्स कि जो हमने यहाँ पे बैटरी लगाई है जिसका पोटेंशियल 6 वोल्ट है, तो वो 6 वोल्ट ही इन तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस होगा, सेम होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो V14 है उसकी वैल्यू भी 6 वोल्ट है और हमारे पास R14 जो है उसकी वैल्यू आई थी 24 ओम, तो हमारे पास जो I14 है वो बन जाएगा 0.25 एम्पेयर। इसी तरह से हमारे पास I2 है, I2 की वैल्यू हमारे पास आएगी V2 डिवाइडेड बाय R2। V2 हमने जैसे डिस्कस किया उसकी वैल्यू भी 6 वोल्ट है और R2 की वैल्यू हमारे पास है 12 ओम, तो हमारे पास जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5 एम्पेयर। इसी तरह से जब हम कैलकुलेट करें I35 तो वहाँ पे V35 जो है वो भी हमारे पास 6 वोल्ट के इक्वल होगा और
R35 हमने कैलकुलेट किया है, तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही 6 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 24 ओम, तो वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0.25 एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास I14 0.25 एम्पेयर आया है, यानी कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस R1 और R4 हैं चूंकि वो सीरीज में हैं तो उन दोनों में से सेम करंट पास होगा जो कि हमारे पास आया 0.25 एम्पेयर I14 की सूरत में, और दूसरा जो करंट हमारे पास है I35 वो भी हमारे पास 0.25 एम्पेयर है, यानी कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस R3 और R5 सीरीज में है उन दोनों में से भी एक जैसा करंट पास होगा जो कि हमारे पास आया 0.25 एम्पेयर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।